अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। यौम आशूर ख़त्म हो गया, मुल्क की नॉर्मल ज़िंदगी अब वापस आ रही है। कराची के हवाले से अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं वहाँ कितनी सियासी जमातें हैं, MKM अल्ताफ़ है, MKM पाकिस्तान है या उन MKM से निकली हुई पाक सरजमीन है। इसी तरह से इमरान खान की तरफ से 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने के हवाले से भी अभी तक कोई ना फुल प्लान PTI की तरफ से आया है, ना फुल प्लान गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ऐवान के अंदर पीपल्स पार्टी और PTI आपस में गुत्थम गुत्था थी, तो ऐवान से बाहर पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान इसी तरह की एक चपकलिश जारी थी। हम इन्हीं मामलात पर बात करेंगे और आज हमारे रूबरू हैं साबका वजीर दाखिला पाकिस्तान, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब सेनेटर रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त निकाला और यौम आशूर के बाद हम आपके साथ पहली बार बात कर रहे हैं। आप यकीनन अपने को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के साथ राब्ते में भी रहते हैं, मुलाकात भी आपकी उनसे हुई है। PTI के चेयरमैन ने सीधी बात की, उन्होंने पीपल्स पार्टी को अपील की कि जिस तरह से MKM ने अल्ताफ हुसैन को -1 किया है, पीपल्स पार्टी भी आसिफ अली जरदारी साहब को -1 करे ताकि पीपल्स पार्टी फिर अपनी पुरानी स्ट्रेंथ में वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको हज मुबारक कहूँगा। प्राचा साहब, आप हज करके आए, अल्लाह मियां आपका हज कबूल करे। बहरहाल जब भी मिले तो बंदा, मैंने ऑन रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह मियां दूसरों की दुआओं के साथ ये कबूल फरमाए। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब कैसे पॉलिटिकल लाइफ के चीफ जज बन गए कि वो दूसरे लीडर्स के मतलब प्लस माइनस की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि मियाँ ये जो भी बातचीतें हो रही है, इमरान खान को ये सूट नहीं करता कि एक पार्टी के हेड को या एक बड़े सीनियर लीडर को माइनस करने की बात नहीं करनी चाहिएगी। हमारे पीपल्स पार्टी वर्कर को अच्छा नहीं लगा। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब इन अल्फाज को वापस ले लेंगे। ना आसिफ अली जरदारी साहब ने -1 के फार्मूले पे आना है, जैसे बड़ा खूबसूरती से कहा, बड़े वेल प्लेस्ड वर्ड में कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि बहुत सी ऐसी फोर्सेस, एंटी पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं, पाकिस्तान की एंटी पाकिस्तान फोर्सेस जो पीपल्स पार्टी को नहीं पसंद करती, और एंटी PPP फोर्सेस भी हैं जिन्होंने सबसे पहले भुट्टो साहब को माइनस किया, फिर उसके बाद उनके दो यानी -1 फार्मूला की तारीख, एक तारीख है -1 फार्मूला। जी, तो ये -1 फार्मूला जिस अंदाज से वो बात करें, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। कल को कहेंगे मुझे भी -1 कर दो, तो मेरे लिए इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ को बाय आउट नहीं करता और मेरा ख्याल इमरान खान साहब को ऐसी बातें करने से ग्रेज करना चाहिए, ख़ास तौर पे उस प्रेसिडेंट को जिसने 18th अमेंडमेंट दी, जिन्होंने जमहूरियत को यहाँ पे आगे लेके गए। CPEC का मंसूबे की टोटल जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं। मैं समझता हूँ कि एक जो बानी है वो सियासत के, कंसेंसस की सियासत के, और फिर देखें वो उनकी कोई ईगो नहीं थी इसमें। उन्होंने इमरान खान से भी बात की, इफ़ यू रिकॉल, मैंने खुद उनसे बात कराई, कई दफ़ा बात। उन्होंने कभी कोई ईगो नहीं रखी पाकिस्तान के लिए। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आसिफ अली जरदारी और इमरान खान? ये गालबन मेरा ख्याल है उस वक्त की बात है जब ये धरने से थोड़ा आगे पीछे की बात है, जब ये बात हुई थी। और मैं ये समझता हूँ कि और फिर एक दफ़ा इनवाइट भी किया था उनको वहाँ पे जरदारी हाउस में, उस वक्त ही बात हुई थी। तो उसके बाद मुझे इल्म में नहीं है, मेरा नहीं ख्याल उसके बाद बात हुई। लेकिन हैविंग सेड सो, सारी भी जब बात हुई लास्ट टाइम, जब बात हुई आसिफ अली जरदारी और इमरान खान की, तो बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? फोन मैंने ये बात कराई, फोन पे भी देखे ना, आप जब बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। आप जब बात कर रहे हैं, आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं बात करते हुए। अगर मैं देख रहा हूं तो मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज तो जज करूंगा। क्या वो बात भरम में थी, एहतराम में थी? मेरे लिए एहतराम में थी। और
आसिफ अली जरदारी साहब बड़े एफेबल आदमी हैं और वो बड़े तरीके से बातचीत करते हैं, बड़े डिप्लोमेसी से चलते हैं। और सिर्फ एक इनविटेशन थी एक मीटिंग की, तो उसमें तो कोई एग्रेसिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हैविंग सेड सो, मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा कंसेंसस की और बगैर लड़ाई की पॉलिटिक्स की है, लिहाजा उनकी इज्जत करते हुए इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और फिर हमें दूसरी पार्टियों के साथ कंपेयर क्यों किया जाता है? इवन हैविंग सेड सो, आपका यानी हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पाकिस्तान में मौजूद हैं जो फुल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो फिर किसी को क्यों इतराज होना चाहिए? आपको बार-बार क्यों घसीटना चाहिए उनको? एतराज भी इमरान खान ने वाजे कर दिया। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को जितना नुकसान आसिफ अली जरदारी ने पहुंचाया वो किसी डिक्टेटर भी नहीं पहुंचा सका, इसलिए वो एडवाइस कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। वो ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उनको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी कंपटीशन में है, और अगर यही तोड़ फोड़ उनकी अपनी पार्टी में देखी जाए और जिस अंदाज से होती है वो भी आपके सामने है। मैं ज़्यादा ब्लेम गेम नहीं करूंगा, सिर्फ एक एडवाइस करूंगा इमरान खान को कि वो ऐसी गलत एडवाइसेस, ऐसी एडवाइसेस जिनको नहीं कहना चाहिए, अपने हरीफ को वो नहीं कहना चाहिए। ये पॉलिटिकली उनके लिए बहुत ख़राब होगा, क्योंकि लोग उसको किसी और अंदाज से देखेंगे और उनको इमेच्योर समझेंगे, मैच्योरिटी का लेवल नहीं सही समझेंगे उनका। नहीं, पंजाब की आपने बात सुनी, अगर पंजाब की ग्राउंड रियलिटी देखे जाए तो 150 से ज़्यादा नेशनल असेंबली की सीटें पीपल्स पार्टी को 2 मिली थी, दोनों रहीम यार खान से थी, फिर एक बाई इलेक्शन में मुजफ्फरगढ़ की मिल गई, तो बज़ाहिर ठीक नहीं लगती फिर उनकी बात। पराचा साहब, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं। मैंने को तकरीबन 200 सफ़े की रिपोर्ट कंपाइल की है इस रिगिंग पे, पिछले इलेक्शंस की और इसकी भी। और मैंने इलेक्शन से, बल्कि जब हमारी हुकूमत थी 6 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट दी थी आसिफ अली जरदारी, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, कि पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टोटल एलिमिनेट कर दिया जाएगा बाय ए प्रोसेस, और ANP को KPK से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और वो सही साबित हुई। तो जिसे कहते हैं ना झुरलू, ये आप एक नया इंकशाफ कर रहे हैं। नहीं, मैं सही बात कर रहा हूं। इलेक्शन से 6 महीने पहले आपको मालूम था कि पीपल्स पार्टी को पंजाब से फारिग किया जाएगा और ANP को KPK से, वो क्या वजूहात थी? वो आपको नजर आई? इंटेलिजेंस थी मेरे पास, और उसकी पोस्ट जो बातें हुई और किस तरह रात के देरों में कौन कौन लोग किसको कहाँ मिलते रहे, राजा साहब आप बखूबी जानते हैं। और अगर आपको बहुत पढ़ना है तो उन दोनों की अखबार उठा लें, तो सारे अखबारात मेरी इस बात की तायीद करेंगे। और फिर जिस अंदाज से जुर्लू को बड़े स्पेशल तरीके से इस दफ़ा इस्तेमाल किया, वो भी आपके सामने है। यानी कि पूरे सिंध में हमारी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा है, रहीम यार खां आती है वो डायलूट हो जाती है। क्यों हो जाती है? आखिर वही पाकिस्तानी है ना, इधर भी और उधर भी। नहीं, तो लेकिन मैं थोड़ी सी तफसीलात जानना चाहता हूँ। आपने बड़ी बात कर दी कि 6 महीने पहले से ये प्लान बन चुका था ANP को पख्तूनख्वा में हराने का, पीपल्स पार्टी को पंजाब में हराने का। रात को वो मिलते रहे कौन किस से, कुछ तफसील कौम फिर जानना जरूर चाहेगी। ऐसी हैं कि मैं इस वक्त आपको नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन एक अप्रोप्रिएट टाइम पे मैं जरूर करूंगा। और उसका अप्रोप्रिएट टाइम मैंने अगला इलेक्शन आने वाला उससे थोड़ा पहले डिस्क्लोज करूंगा, ताकि वो झुरलू जो पैसे पहले फिरा था, और कुछ लोग जो पॉलिटिक्स में भी हैं और कुछ और जगहों भी उनके कनेक्शन होते हैं बाहर अंदर, मैं स्पेसिफिकली नहीं कह रहा हूं, वो सब वो न कर सके जो उन्होंने 2013 में किया था। फिर तो अगर ये बात है, और आप जानते हैं हर चीज, इमरान खान ही तो धांधली के खिलाफ सारी स्ट्रगल करते रहे, PTI का धरना उसी धांधली के खिलाफ था। आप लोगों को तो फिर PTI को ज्वाइन करना चाहिए था धरने। क्या बात है, हमने तो ज्वाइन किया, बहुत ज्वाइन किया, लेकिन अगर इमरान
ये फैसला कर लें कि जाते जाते इकट्ठे जाए, उसके उड़ारी मार के एक तरफ और चले जाएं, तो अब क्या करेंगे? सोलो फ्लाइट तो कोई नहीं पसंद करता। हमने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट में हर पार्टी के साथ ताउन किया है और फैसला किया ताउन करने का। और आप देखें, इवन जब रिगिंग का मसला चल रहा था, कोर्ट्स में चल रहे थे, तो आपने कहा हमारी अपोजिशन देखी, हमने तो उनका साथ दिया था। तो बेसिकली मैं ये समझता हूं जिस अंदाज से रिगिंग की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी या वो कमीशन बनना चाहिए था, वो नहीं बना। हम जो है वो अप हैजर इधर की लेफ्ट राइट की, लेकिन कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं ढूंढते किसी चीज तक पहुंचने के लिए। यानी जो इन्वेस्टिगेटिव टूल्स प्रॉपर होते हैं वो नहीं लगाते किसी चीज के तह तक पहुंचने के लिए। ये हमारी कौमी मजबूरी भी है और कौमी प्रॉब्लम भी है, और मैं समझूंगा कौमी साना है ये। पीटीआई बार बार कहती रही कि आप हमारे साथ आए, प्लॉट अड्डा के हवाले से भी कहती रही, अभी वो फिर 30 अक्टूबर के हवाले से कह रहे हैं। यौम आशूर से 2 दिन पहले फिर उन्होंने कहा कि जो सियासी जमात आना चाहती है, जो अपोजिशन पार्टी आना चाहती है, बिस्मिल्लाह आए, हमारा साथ दें। साहब, कोई फंक्शन हो तो आप एक इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, बड़ी इज्जत के साथ जाते हैं और बुलवाते हैं। और अगर आप बड़ी बड़ी पार्टियों को किसी टीवी चैनल के थ्रू और अखबार की हेडलाइन से बुला रहे हों, तो वो कभी इनविटेशन नहीं होती, वो पब्लिक परसेप्शन के लिए एक फेस सेविंग होती है। 1, मुझे बताएं कि फॉर्मली अभी तक, या समझ लें फॉर्मली जो कुछ किया इन्होंने अपने जलसे के लिए या अपना धरना लगाने के लिए या पहिया जाम करने के लिए, कभी फॉर्मली उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया। और अगर ये कहें कि वो सब कुछ करके आए, पीपल्स पार्टी हमारे साथ जाए कर जाए, पाकिस्तान पीपल्स बड़ी पार्टी है, वो किसी के पीछे नहीं चलेगी, लीड करेगी। और जब भी करेंगे लीड करें, जैसे मैंने कहा था उस दफ़ा, और आपको पता बड़े क्वेश्चन हुए कि क्या इमरान खान के कंटेनर पे बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे कि नहीं। मैंने कहा नहीं, अगर कभी हमने किया तो बिलावल भुट्टो जरदारी के कंटेनर पे इमरान खान आएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी उनके यहाँ नहीं जाएंगे। चले, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कौन किसके कंटेनर में जाएगा अपनी जगह पे। 30 अक्टूबर अब सर पे आ गया है। इस्लामाबाद को पीटीआई बंद करना चाह रही है। पीपल्स पार्टी के हवाले से हम बातचीत जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, बात हम कर रहे हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक वक्त वाकई लग रहा था, वाकई ऐसे महसूस हो रहा था, कुछ बयानात आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसे दे रहे थे कि इमरान खान को वो ज्वाइन कर लेंगे या अदरवाइज दोनों मिलकर आएंगे। बट आशूर से पहले जो डेवलपमेंट्स हुई उस पे तो हमें नहीं लगता कि अब पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलके चलेगी। बट जो आप फरमा रहे हैं कि बाकायदा तौर पे दावत दी जाती है, फर्ज किया अगर कोई पीटीआई वाले ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के पास आते हैं, दावतनामा देते हैं, आपको इनवाइट कहते हैं कि इस्लामाबाद बंद करने के लिए हमारा साथ दें, क्या सिनेरियो बने? देखिए, सियासत डे टू डे फेयर होता है, और सियासत में जो आपकी सियासत का एक मोटो है, आपका एक एजेंडा है और आपकी पॉलिटिक्स है, उससे पार्टियां पीछे नहीं हटती। मतलब डे टू डे होता है, बट प्रिंसिपल्स तो होते हैं ना, असूल तो होते हैं ना। खत्म कर लूं राजा साहब जो मैं बात कहने वाला हूं, मैं ये कहने वाला हूं कि अगर इमरान खान साहब की शुरू से नीयत होती कि वो सारी पार्टीज को लेके चलते, तो फिर वो बाकायदा हमारी लीडरशिप को अप्रोच करते, कुछ डेलीगेशन भेजते कि ये हमारा करने का प्रोग्राम है कि हम पहिया जाम हड़ताल करेंगे या धरना मारेंगे, आप हमें बताएं किस कंडीशन पे हमारे साथ चलते हैं या हम किस कंडीशन पे आपके साथ चलें। हैविंग सेड सो, जमात इस्लामी उनकी वहाँ पे पार्टनर है KPK में, आपने देखा वो कैसे पीछे ट्रेन से, लेट्स से, तो कोई ना कोई गलती पीटीआई में कहीं ना तो कहीं होगी कि ये शायद इनमें वो स्पिरिट नहीं है कि दूसरे कोलिशन को या पार्टीज को साथ लेकर ना चले। वो भी वादे कर दिया इमरान खान, कहते हैं कि वहां जाकर बिलावल भुट्टो हाथ मिला रहे थे, मुस्कुरा के बात कर रहे थे, दूसरों के बारे में कहा, कहते हैं भाई मुझसे ये मुनाफकत नहीं होती। अच्छा, चलो ऐसी बात थी तो पार्टी की लीडरशिप जो है वो फैसला करती है कि कौन जाएगा। वो नंबर 2 हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी गए थे, जरा उनकी फुटेज दिखा लें, वो
बिलावल साहब से ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। तो क्या जो बंदा जाता है किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बेसिकली तो जो पैगामबर होता है वो पैगाम जहाँ से होता है उसकी एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। तो मुझे ये बताएं कि ये कहना कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, तो फिर एपीसी में क्यों गए इमरान साहब? मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर इमरान साहब को एपीसी में नहीं जाना चाहिए था, और जब एपीसी में गए तो फिर उनको मेरा ख्याल है कि जॉइंट सेशन में भी आना चाहिए था। और अगर ऐसी बात थी कि उनको सबको साथ लेके चलना, तो पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरी पार्टीज भी हैं, उनके साथ मिलकर चलते। अब देखा जाए तो ये तो इनडायरेक्टली ऐसे हो रहा है जैसे कि हुकूमत की हेल्प हो रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि आपने एक सोलो फ्लाइट ली, आपने पूरी जॉइंट अपोजिशन को तोड़ फोड़ दिया, तो किसके फायदे में गया? क्या ये प्राचा साहब के फायदे में जाएगा या रहमान मलिक के फायदे में जाएगा? डेफिनेटली अल्टीमेटली अगर यूनिटी टूटती है, इमरान खान का अब भी ख्याल ये है, वो बार बार इजहार भी करते हैं कि बाकी सारी सियासी जमातें फायदे लेती हैं गवर्नमेंट से। उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सैयद खुर्शीद शाह साहब पर बाकायदा इल्जाम लगाया। जी, मैंने सुना इमरान एएनपी के बारे में कहते हैं, वो एमकेएम के बारे में कहते हैं, पहले वो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहते हैं। मैं प्राचा साहब दूसरों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन खुर्शीद शाह साहब के सिलसिले में क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, तो जिस मीटिंग में खुर्शीद शाह गए थे उसी मीटिंग में शाहमूद कुरैशी भी थे। तो अगर फिर खुर्शीद शाह के नाम लगते हैं उन्हें पैसे लेके गए थे, तो फिर अपने शाहमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी वही इल्ज़ाम आना चाहिए। लिहाजा ऐसे वो इल्ज़ामात जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एलिगेशन वो नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब मैच्योर पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। बड़ा सफ़र कर लिया, बड़ी प्रॉब्लम से गुजर गए, और प्राचा साहब आप ये देखें कि जिन हालात से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, और कश्मीर के लोग जो इस वक्त हजारों लोग रोज मैं कश्मीर पे आज हमें जो मैसेज भेजना चाहिए था प्राचा साहब, वो मैसेज हम नहीं भेजना को कि वी एज ए नेशन स्टैंड टुगेदर। हमारे यहाँ पोलराइजेशन है, हमें खत्म करनी होगी पाकिस्तान के लिए। वो तो एपीसी में जब सारी जमातें गई, तमाम पार्लिमानी रहनुमा थे, एक कंसोलिडेटेड मैसेज चला गया, और उसमें कश्मीर के अलावा जो बातें आई वो तो आपकी लीडरशिप की वजह से आई, और वादे तौर पर उन्होंने कहा कि जो मुल्क के अंदर यूनिटी को कुछ फैक्टर अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वजीर आजम साहब इकदामात लें। बट इमरान खान जो बात कर रहे हैं पीटीआई और पीपल्स पार्टी की दूरी के हवाले से, वो कहते हैं कि ये करप्शन छुपाने के लिए सारे मिले हुए आपस में। आसिफ जरदारी साहब के बारे में कहते हैं कि बाहर पैसा पड़ा है, मियां नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं बाहर पैसा पड़ा है, इसलिए हाथ मिलाते हैं कि जी वो अपने आप को दोनों छुपाना चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा विक्टिमाइजेशन का शिकार रही है। कोई भी हुकूमत आई है, हम प्राइम मिनिस्टर हों, मिनिस्टर हों, जेल में जाते हैं और भेजे जाते हैं। आपने देखा आज भी अकाउंटेबिलिटी का काम चक्कर चल रहा है, जो भी है। आपने देखा 2 प्राइम मिनिस्टर हमारे रोज़ कटहरे में खड़े होते हैं। रही बात करप्शन की, तो जिस अंदाज से इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है। हम जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे पीपल्स पार्टी के, बाकायदा कोर्टों से क्लियर हो गए। तो फैसला करने वाले कोर्ट्स हैं, ना प्राचा साहब है, ना इमरान खान है, ना कोई और है। लिहाजा ये ब्लेम गेम करप्शन की, जिसने पाकिस्तान की सियासत को तबाह बर्बाद करके रख दिया और डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन कर दी। अकाउंटेबिलिटी की और डिस्क्रिमिनेशन में बड़ी थिन लाइन होती है। प्राचा साहब, हमें थोड़ा सा सियासत से और ज़ाती दुश्मनी से अबाव होना पड़ेगा। कौम को भी सोचना पड़ेगा कि जो लोग वर्गलाते हैं, जो लोग बातें बहुत करते हैं, उन बातों में नहीं आना चाहिए। परफॉर्मेंस देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 साल की परफॉर्मेंस आज गलियों में डिस्कस होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी पार्टी थी, लोड शेडिंग कम थी, महंगाई कम थी, लोगों के जो रोजगार के मौके थे ज्यादा थे। आज क्या हो रहा है आपके सामने है। बहरहाल वो आप केपीके में भी चले जाएं, जो हालात हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। हाँ, ये जो करप्शन का एलिमेंट है, इसको हैंडल करने के लिए कानून साजी इस अंदाज से होनी चाहिए कि हर बार हमें टीओआर्स ना बनाने पड़े, हर बार हमें कोई कमीशन ना बनाना पड़े। तो ये प्राचा साहब उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कंसेंसस नहीं आएगी। और कंसेंसस आप पर के चौक पे या डी चौक पे नहीं आनी है। कंसेंसस जो आनी है वो पार्लियामेंट में आनी है। कानून पार्लियामेंट ने देना है आपको। जब जमहूरियत नहीं होती तो हम जमहूरियत के लिए पीटते हैं, हम बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, हम चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं, बनते हैं, और हाँ, जब आ जाती है जमहूरियत
तो जमहूरियत को जमहूरियत ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। और आज जो हालात हैं, वो जो मैं बात कर रहा हूं कि जमहूरियत को नजर लग गई, जमहूरियत सही, तो ये ऐसा ना कहीं हो जाए। लिहाजा दो चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा। जो पार्लियामेंट वाली बात है, पार्लियामेंट वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट वो कहते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं, खुद इमरान खान कहते हैं, खुद पीटीआई के चेयरमैन कहते हैं कि जो भी पार्लियामेंट में बैठे हैं वो अपने खिलाफ कोई कानून नहीं बनाएंगे। वो उनके ख्याल में करप्ट लोग बैठे हैं, करप्ट लोग किस तरह का को कानून कैसे बनाएंगे जो कि उनको अकाउंटेबिलिटी का सामना। ये भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तौहीन है किसी को ये कहना कि जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो सारे करप्ट हैं। तो उस लिहाज से पीटीआई बैठी हुई है वहां पे। एक दूसरा ये है कि अगर आप प्रोसेस को क्लीन नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए कौन सा कानून जो पॉलिटिकल जो गेन्स हैं उससे बब आया हो और जो पार्लियामेंट पे अप्रूव ना हो। मैं समझता हूं कि क्या ही अच्छा होता। ये जो पिछला जॉइंट सेशन था जिसमें आपस से निकल गई थी, हालांकि वो बड़ा अच्छा मौका था डिस्कशन का, लॉन्ग डिस्कशन का, एक उस पनामा पे एक लॉ बनाने का। मैं तो इस चीज को कहता हूं बैसियत है फॉर्मर इन्वेस्टिगेटर एज इंटीरियर मिनिस्टर कि मैं ये कहूंगा कि अगर आप स्पेसिफिक कानून बनाना शुरू हो गए इस तरह के, तो आज पनामा लीक्स पे बना रहे हैं, कल पराचा लीक्स पे बनाएंगे, आरएम लीक्स पे बनाएंगे, तो किस किस पे बनाएंगे। तो यू गॉट टू हैव अ लॉ which is all time applicable to the corrupts or anybody who steals the money। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरफ जाएं। पनामा की बात पे, पनामा पे ये पहिया स्ट्राइक हो रही है, मुझे ये बताएं कि कौन सी पार्टी ने या कौन सी इदारे ने सीरियसनेस दिखाई है और सिर्फ यही मेंशन किया हो कि दुनिया में कहीं भी फोटो कॉपीज पे केस नहीं चलते, इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती। वो तो कहते हैं साबित हो चुका है, ये सबूत आ गए हैं। मैं अर्ज कर लूं ना, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं ना, ट्रायल होती है ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले तो सबको, इवन पीटीआई सबको कोशिश करनी चाहिए थी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए एक तरीकाकार है, या तो कोई कंप्लेंट करता, एफआईआर दर्ज कराता, कोर्ट से कोई ऑर्डर लेता और हुकूमत को डायरेक्शन दिलाता कि इंटरपोल को सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लाएं और प्लेस इट हियर, ताकि हम ये सेस कर सकें कि कौन लोग हैं जिनका जम गया है, कौन लोग एक्चुअल हैं और किस तरह मनी जो ट्रांसफर हुई, व्हाट वाज द स्टोलन मनी, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड। वो तो सर आज तक किसी ने नहीं किया। अगर ये ऐसे ही जाएगा। ये बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये वो प्रोसेस है, ये वो स्टेप्स हैं जो एक कानूनी जंग के लिए होते हैं। उनके अंदर बड़े सीजन्ड लॉयर बैठे हैं, हामिद खान जैसे सीजन्ड लॉयर हैं। तो अगर वो सारे ये कुछ जानते हैं तो फिर आप उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्यों कहें? क्या इसीलिए आ रहा हूं कि फिर वो क्या चाहते हैं? मैं इसको कानूनी जंग नहीं कहूंगा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है हर पाकिस्तानी पे, हर इलेक्टेड मेंबर पे और हुकूमत पे। जब एक चीज आई तो उसको बैठ के सर जोड़कर ये ना देखते कि ये पहले ही वर्डिक्ट दे दे कि वो है और ये नहीं है। नो, एक्चुअल हमारा होना चाहिए था कि इसकी प्रॉपर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन करने के मुरवजा कानून के मुताबिक सीआरपीसी के तहत, स्पेशल एक्ट्स के तहत, लॉ के तहत आपकी इस वक्त 8 लॉ है, जिसमें आपका सबसे पहले नैब एक्ट है, आपका एफआईए एक्ट है, उसके बाद आपके पास एफबीआर की इंटेलिजेंस वालों यानी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट है, फिर उसके बाद आपका फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है, स्टोलन मनी पे सेपरेट है, मनी लॉन्ड्रिंग पे सेपरेट है, टेररिस्ट फाइनेंस पे सेपरेट है। तो 8 लॉ आपके डिफरेंट एक्ट्स में पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तो किसी को सिर्फ इतनी तफीक होनी चाहिए कि वो इकट्ठा करके बना के पेश कर दे। मैंने सबको लेके सबको इकट्ठा करके आज भी सेनेट बॉडी में रखा हुआ है, मैंने भेजा हुआ है, ये एज ए रेजोल्यूशन के निकालें और इस सारे लॉज को इकट्ठा करके सिर्फ एक आपने एम्पावर करना है किसी एक एजेंसी को, वो ये करे। वो नहीं हुआ। तो मुझे ये बताएं कि धरना जरूरी है। मैं नहीं कहता कि इमरान खान धरना खत्म कर दें, ये उनकी पॉलिटिक्स है और उनको करनी चाहिए अपने अंदाज से पॉलिटिक्स को। हर पाकिस्तानी को, हर सियासी पार्टी को हक है कि अपने अंदाज से सियासत खेले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जिस मकसद के लिए सियासत कर रहे हैं या जिस मकसद के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या स्ट्राइक कर रहे हैं, पहले वो हाईलाइट तो कर लें, उसकी बाउंड्री से कर लें, उसके पैरामीटर टर्म कर लें कि भाई हमें ये डिमांड करते हैं। सिर्फ ये कहना कि ये है तो है,
क्योंकि हमने कह दिया, लेकिन आपका लॉ, आपका लॉ, आपका कानून, आपके कोर्ट्स ये नहीं मानेंगे। कानून क्या मानेगा? आइए जी, let's say trial of a person, मैं छोटी सी बात है वो, okay, Mr. A, you have been alleged that you did this, prosecution should come and place the facts, उस पे वो चार्जशीट होगा, उसको मौका मिलेगा कि भाई ये चार्जशीट है, इसमें ये गलत है। तो जो प्रोसीजर ही नहीं आप अडॉप्ट करते तो किस अंदाज से करेंगे? रास्ता डिफरेंट है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बट आपने कश्मीर की बात की थी और इमरान खान ने भी कहा कि वजीर आजम साहब कश्मीर के पीछे छुप रहे हैं। जरा हम इस जो सिक्योरिटी मामला है इस पे बात करेंगे नादरीन, एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव है, दहशतगर्दी के खिलाफ आप भरपूर लीड कर चुके हैं पाकिस्तान की एफर्ट्स को। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, उस पर अमल दरामद के हवाले से जनरल नासिर जंजुआ साहब कौमी सलामती के मुशीर, उनकी सरबराही में कमेटियां भी बनी हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान और भारत का तनाव, मोदी की धमकियां आमेज बयानात, आप एज एन एक्सपर्ट इस मामले को कैसे देखें? मैं सबसे पहले अर्ज करूंगा कि कश्मीर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, मेरे लिए आजकल वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे हज़ारों बहन भाई वहाँ शहीद हो रहे हैं। कश्मीर में जो माइंड सेट है इंडिया का वो आज का नहीं है, वो 1931 से चलता आ रहा है। जब हाजी कदीर उस वक़्त एक मस्जिद में अजान लेने के लिए उठे तो उनको शहीद किया गया और 22 लोग बारी बारी शहीद हुए और अजान कंप्लीट कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है डिटर्मिनेशन ऑफ कश्मीरीज। और अब उनका मुतालबा ये कि कश्मीर का फैसला वो अपनी किस्मत का खुद करें, जो इंडिया नहीं करने दे रहा। इसमें मैं पहले भी वाज़ेह था, आज भी वाज़ेह हूँ कि जिस दिन वर्ल्ड पावर चाहेंगी कि ये रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट हो जाए, वो हो जाएगा। वो ऐसे ही होगा जैसे 9/11 का 48 आवर्स में हो गया था। हैविंग सेड सो, अब आ जाए प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसको मैंने प्रमोट कर दिया हुआ फ्रॉम टेररिस्ट टू चीफ टेररिस्ट, और मेरी और राहुल गांधी साहब की बड़ी इसमें वो कम्युनिकेशन तो कोई नहीं आया, लेकिन हम एक ही पेज पे हैं। वो उसको कहते हैं सेल्फी प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूं सेल्फिश प्राइम मिनिस्टर प्लस ए टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज फॉर 5 years ऑन द टेररिस्ट लिस्ट। फिर अब वो कहते हैं कि ये बंदा जो है ये इसका वो दिमाग यानी कि डिस्टर्ब्ड है। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये कभी रहे बीमार और काफ़ी देर रहे तो ये वन साइडेड हो जाते हैं, और वन साइडेड में जो उनको पाकिस्तान का एंटी पाकिस्तान सिंड्रोम है उसको निकालना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। वो कभी पाकिस्तान की फेवर में बात करेंगे, कभी वो गुरबत की फेवर में बात करेंगे। अब उन्होंने जब ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं वो गलत आप क्लेम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो उनके खिलाफ को केस भी रजिस्टर हुआ राहुल गांधी के खिलाफ। देखें, ये माइंड सेट है, और मैं समझता हूं कि जो मैंने हाईलाइट किया है कि जो मोदी साहब हैं वो बैलेंस माइंड के साथ नहीं हैं, और जो चीज़ें मैंने पब्लिक की, जो इंडिया में भी गई, लोकसभा में भी गई, उसकी इको ही उन्होंने कहा जी फॉरेन टेररिस्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर वो सारी अपोजिशन बोली, यहां तक कि चंदम्बरम साहब जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा कि इनका माइंड जो है आउट ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ माइंड नहीं है। तो जब मैंने बात की तो मैंने को हवा में नहीं की बराचा साहब, मैंने बड़ी रिसर्च की। मुखालफत भी बड़ी है इंडियन मीडिया में, आपके ट्विटर मैं देखता हूं, ट्विटर पे लगे रहते हैं। लेकिन बात ये हो रही है, कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली एक संगीन मामला है। वहां पे खुराक नहीं मिल रही, वहां पर मेडिसिन नहीं मिल रही, वहां पर पानी की किल्लत है, वहां दीगर जरूरियात जिंदगी, कर्फ्यू है, कम्युनिकेशन नहीं है। मैं और आप इस्लामाबाद में बैठ के इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां लाइफ क्या है। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए फौरी तौर पर? तो ये है ना कि मजालिम बंद हो। देखिए, सबसे पहले जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें सामने नहीं आती, और जिस मुल्क में, इंडिया जैसे मुल्क में जहां ह्यूमन राइट्स का लफ्ज जो है वह बैन है और सुप्रीम कोर्ट तक बैन है, कोई डीसी, कोई एसी जुर्रत नहीं कर सकता है कि कोई बंदा ह्यूमन राइट्स का नाम ले। यहाँ तक जो फॉरेनर विजिटर्स हैं, यानी जिनीवा
बड़ी बात है कि जी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन का वो हेड करते हैं कोई साहब, मैंने तो वहाँ उनको खत में लिखा कि आप क्या कर रहे हो, इंडिया में क्या हो रहा है, को आपने अपना मूव किया नहीं? उन्होंने कहा हम फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाह रहे हैं, इंडिया ने कहा मिशन में हजारों लोग शहीद हो जाएं, वो फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। यही बात मैं कर रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस गिवन सिचुएशन में हमारी हुकूमत का फर्ज ये बनता था कि एक लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से सारे हेड ऑफ स्टेट जो है मुस्लिम उम्मा के वहां जाता, दुनिया के हेड ऑफ स्टेट को जाता, ह्यूमन राइट्स की बॉडी को जाता, और वहां पे जो मैंने एक चार्जशीट दी थी 26 अप्रैल को वाया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की चार्जशीट को अपनी स्पीच का हिस्सा बनाएं, वो चार्जशीट आपको दे देंगे, आप दोबारा जरा पब्लिक कर दें। और उसमें मैंने 26 अप्रैल को हाईलाइट कर दिया था कि आने वाले वक्त में कश्मीर में ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त शुरू हो चुका था। मैंने ये भी बताया कि LOC भी करेंगे, ये ब्लेम गेम ऐसी करेंगे पाकिस्तान पे कि खुद ही करके पाकिस्तान का नाम बदनाम करेंगे। इसलिए मेरी एक और रिक्वेस्ट होगी कि मेरे इस इंटरव्यू के साथ जो मैंने जॉइंट हाउस में एक प्रेस अपनी स्पीच की है उसको जरूर सुना दें, क्योंकि दैट स्पीक्स इटसेल्फ कि इंडिया जो है किस तरह प्लान करता है पाकिस्तान के खिलाफ चीजें, और फिर कैसे वो अपने ही मुल्क में टेररिज्म करा के पाकिस्तान का नाम कैसे लगाता है, उसमें तफसील मैंने बताई है। लिहाजा मैं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील करूंगा कि आप इस वक्त कश्मीर की तरफ देखें, गरीब कश्मीरियों को देखें, वो नहते हैं और वो सिर्फ वो एक रेजोल्यूशन जो है उसको पास कर, उसको आपने इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की, आप कह रहे हैं कि उस दिन मसला कश्मीर हल होगा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्टिव होगी, हरकत में आएगी। व्हाट्स रॉन्ग देन कि प्लेज किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, खुद भारत ने भी प्लेज किया था, बट हर कोई भूल गया। हमारे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान गैप फिर क्यों है? देखें, इसलिए कि बहुत पहले जब अमेरिका का और इंडिया का एक बायलैटरल हुआ था जिसमें मेन हिट जो थी पाकिस्तान पे थी, फिर आपने ये भी देखा कि उन्होंने एक और एग्रीमेंट किया जिसमें मिलिट्री एसेट्स को में एक्सेस दे दी इंडिया को, तो ये एक आइसोलेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा था। तो हमारी हुकूमत को चाहिए था कि इस आइसोलेशन को प्रीएम्प्ट कर लेते, और उसी वक्त ही प्रीएम्प्ट कर लेते जब टिडपो ने एक रेजोल्यूशन मूव किया था पाकिस्तान को एंटी स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, और वेरी क्लेवरली मनी इन्वेस्टेड बाय इंडिया ऑन दैट, बट उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी इंक्लूड कर दिया। तो एक मुस्लिम उम्मा के खिलाफ एक जो मुहिम थी वो उन्होंने शुरू रखी। तो बेसिकली दोनों को क्लब करने का मकसद होगा कि एक होगा तो दूसरा भी हो जाएगा। आपने देखा, मैंने लेटर लिखा यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल को भी, मैंने ओबामा को लेटर लिखा कि ये मत करें और इसको वीटो करें। बल ओबामा ने वीटो किया लेकिन कांग्रेस ने टर्न डाउन कर दिया। हैविंग सेड सो, तो आप इससे ये नहीं देखते कि जो मोदी का माइंड सेट है वो अगेंस्ट मुस्लिम उम्मा है। वो मुस्लिम उम्मा कश्मीर में हो, वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, मोदी को सुबह 15-20 बंदों की लाशों की खबर चाहिए होती है और बड़ी अच्छी पैरोडीज बना के उसका दिखाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया में है, वो शायद हमारे लिए कम खतरा, वो इंडिया के लिए खतरा ज्यादा है। आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, टाइम भी हमारा जा रहा है, बट एक चीज मैं जरूर आपसे आपकी रहनुमाई चाहूंगा, आपके कमेंट्स चाहूंगा। नेशनल एक्शन प्लान का इजलास हुआ, मिलिट्री और सिक्योरिटी लीडरशिप सामने बैठी। अब स्पेशली जो कालादम तंजीमों के लिए एक प्रपोजल आई है कि उनको डिसआर्म किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल धारे में लाया जाए और उनको फलाही कामों पे लगाया जाए। मकसद ये है, पहले सुन ले मेरी बात, मकसद ये बताया गया कि अगर इनको भी एंटागोनाइज करेंगे, इनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो कहीं फिर हमारे घर में आग न लग जाए। पहले तो हमने अपने घर को संभालना है, इनको किसी तरह से प्यार से एक साइड पे रखना। हुकूमत का या जो भी इस वक्त लोग डील कर रहे हैं, उनका